हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बड़ा ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो पढ़ने लायक है, वो होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टी? दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड, दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एग्जाम्पल, जेड इफेक्टिव, जिसको अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, आईपी, ईए और ईएन। ठीक है, आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, ईए बोले तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ईएन के मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए स्टार्ट करते हैं किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से, सिग्मा एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। ठीक बेटा, अब इसमें देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब समझाता हूं। देखो यहां क्या है, जैसे मैंने एक न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है, इसको सराउंड करते हुए दो ऑर्बिट बना लिया और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? रिपल्शन करते हैं। ठीक है, रिपल्शन से क्या होगा, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, जिससे उस पर न्यूक्लियर चार्ज, जिससे उस पर जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से कम हो जाएगा, क्योंकि दूर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड कर रहे हैं, इसलिए, या स्क्रीन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब जनरल सा ये है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, अब बच्चों जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव क्या होता है? देखो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, थोड़ा दूर जा रहा है। ठीक है, जिससे न्यूक्लियस का जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है उस पर कम हो जा रहा है। ठीक है भाई, होना चाहिए था जेड मतलब किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर, लेकिन है क्या? उससे कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा चुका है आउटर मोस्ट। ठीक है, तो जो नेट अट्रैक्शन है इस पर जो फील हो रहा है, इसको किसको? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? इफेक्टिव जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा इसीलिए बोला कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन को सिग्मा बोल रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बेटा? वो न्यूक्लियर चार्ज को रिड्यूस कर रहा है और एक नेट न्यूक्लियर चार्ज ला रहा है, जिसको अपन जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली अपन क्या कह रहे हैं? जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, अगर हमें कभी जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना रहे तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा सिग्मा, क्योंकि जेड तो हमें याद ही रहता है, एटॉमिक नंबर हमें याद रहता है, और अगर हम लोग सिग्मा निकाल लें तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सिग्मा निकालने का कुछ तरीका ढूंढते हैं, और उसको देने वाला जो साइंटिस्ट था जिसने ये सिग्मा को कैलकुलेट करने का तरीका दिया था, उसका नाम क्या था? स्लेटर। तो व्हाट विल वी स्टडी? स्लेटर रूल टू कैलकुलेट सिग्मा। ठीक है, इसके लिए कुछ अजम्पशन है जिसको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्यों भैया? अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा कैसे? इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सिग्मा 0 होता है। जैसे आप हीलियम प्लस ले सकते हो, जैसे आप लिथियम +2 ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, सिग्मा फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है तो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होता है? 0.30। ये सब एजम्पशन है, उसको आपको याद रखना है। कितना? 0.30। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? हीलियम जो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और लिथियम प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, आगे आते बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन, भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तुम समझ गए, अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू स्पीसीज में कितना हो जाए, 3 से ज्यादा या 3 हो जाए, तो उसके लिए सर्टेन रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या है रूल नंबर फर्स्ट में? क्या होगा कि सिग्मा ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएस सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा माना जाता है, लिया जाता है, वो कितना लिया जाता है बेटा? 0.35। ठीक है, और n-1 सेल का एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0.85। ऐसे ही n-1 के अंदर n-2 n-3 इन सभी का जो सिग्मा है एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, वो कितना लिया जाता है बेटा? कितना लिया जाता है? 1। क्या? 1। ठीक है भाई, और एक बात और
कि जिस इलेक्ट्रॉन पर हम लोग सिग्मा निकाल रहे हैं उसको अपन बोल रहे हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। और उसका जो सिग्मा है वो हम लोग क्या करेंगे? 0 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो खुद पर थोड़ी रिपल्शन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, NH सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे एक कम कर देंगे हम लोग। क्यों? टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0 कर लिया जाता है ना, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन पहले ही हटा देंगे कि भैया ये 0 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। बोरॉन का हमने ले लिया। बोरॉन को सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे फिर? क्या ये जो 1s 2s 2p, तो ये बाहर वाला ये आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा, NH सेल हो जाएगा 2s और 2p, और ये n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, NH सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अरे 3 है ना, लेकिन कोई एक तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन हो चुका होगा, तो उसका सिग्मा हम लोग 0 ले लेते हैं। पहले बता दिया मैंने आपको। तो फाइनली हमें कितने का कंट्रीब्यूशन देखना है? 2 का। तो देखो 2 × 0.35, भाई आउटर मोस्ट का एक का 0.35 होता है ना, तो अपने पास 2 है, तो 2 × 0.35। और n-1 का कितना होता है? एक का 0.85, तो 2 × 0.85। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास है। सिग्मा का वैल्यू अगर निकालोगे इसके लिए तो 2.4 आएगा। ओके, और Z इफेक्टिव क्या होता है बच्चों? Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू बोरॉन के लिए क्या होता है? 5, तो 5 - 2.4 दैट इज 2.6। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग कार्बन का ऐसे निकालें, ठीक है, सिमिलरली, तो क्या हो जाएगा? देखो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसका सिग्मा 0। तो हम लोग 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 × 0.35। जितने भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दे। n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेशन करने के बाद 2.75 आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू। ऐसे Z इफेक्टिव निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 3.25। ठीक है, अब बच्चों अगर हम कुछ एक कैलकुलेशन करें या कुछ कंक्लूजन निकालें तो क्या होगा? देखो, फॉर नॉर्मल एलिमेंट आपको पता है कि S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एलिमेंट और उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं इसको, इनर्ट गैसेस को। ठीक है, तो नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट्स ऑफ S and P ब्लॉक एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैसेस। तो होता क्या है कि नॉर्मल एलिमेंट के लिए ये देखा गया है कि जब लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है ना, तो जो Z इफेक्टिव होता है वो 0.65 से इंक्रीज करता जाता है। 0.65 से बेटा इंक्रीज करता जाता है। आप देख सकते हो कि जब आपने बोरॉन लिया और कार्बन लिया, दोनों के Z इफेक्टिव में 0.65 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही आप जब आगे बढ़ोगे लेफ्ट से राइट में, तो Z इफेक्टिव 0.65 से इंक्रीज करता जाएगा। अब आते हैं टॉप टू बॉटम के बारे में। ये भाई टॉप टू लेफ्ट टू राइट जान गए, टॉप टू बॉटम में क्या होगा? तो सिंपल सा बात है बेटा, टॉप टू बॉटम में जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो जब आप सेकंड से थर्ड जाओगे, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में, तो Z इफेक्टिव में 0.9 का चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड पीरियड से नीचे जाओगे तो जनरली एज पर प्लेटर रूल Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप बस सुन लो ध्यान से, सेकंड से थर्ड तक मूव करोगे तो 0.9 से Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और उसके नीचे जाओगे तो Z इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है बेटा? ओके बच्चों, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15 ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन D ब्लॉक। D ब्लॉक में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो पीरियड में, तो जनरली जो Z इफेक्टिव है वो 0.15, मतलब बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट से क्या होता है? इंक्रीज करता है, केवल 0.15 से। मन में आता है 0.15 से ही क्यों? क्योंकि देखो D ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो वो करता है किसमें बेटा? किसमें? n-1d में या n-1th सेल में। और n-1th सेल का सिग्मा कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होता है n-1th सेल के? 0.85। तो अब देखो ध्यान से, क्या होता है? Z इफेक्टिव, ठीक है, क्या होगा? Z माइनस सिग्मा। ठीक है बेटा? तो अब देखो एटॉमिक नंबर तो 1 से इंक्रीज करेगा, करने दो, और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा है, क्या वो n-1 में बढ़ा है? और जो n-1 में बढ़ता हुआ एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा में 0.85 का कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहां सिग्मा में हम लोग क्या ले लेते हैं? 0.85। तो क्या फाइनली आ रहा है? फाइनली कितना आ रहा है बेटा? 0.15। ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
ठीक। अब आइए अगर हम लोग सिग्मा के वेरिएशन की बात करें कि भाई टॉप टू बॉटम जाने पर सिग्मा पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, या लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सिग्मा में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सुन लेना कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं चाहे टॉप टू बॉटम जाते हैं, हर केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने को हम लोग देख रहे हैं तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं, ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, और इधर कम बढ़ेगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ओके चलिए, वो तो ठीक है। अब सोचते हैं कि क्या सिग्मा पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ चाहे टॉप टू बॉटम जाओ, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ही अपन सिग्मा बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्लीडिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे लेफ्ट से राइट जाओ चाहे टॉप टू बॉटम जाओ, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ सिग्मा हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं जेड इफेक्टिव फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, ओके जी, तो ले लेते हैं फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप जानते हो जहां टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो, सेम हो, जैसे O-2, F-, Ne नियॉन, Na+, Mg+2। आप अगर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो ऑल ऑफ देम विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो क्या सेम हो जाएगा बच्चे, इन सभी में सिग्मा की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो रिपल्शन सेम हो जाएगा, रिपल्शन सेम हो जाएगा तो सिग्मा सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या समझते हो, क्या इधर से आने पर जेड भी सेम होगा? नहीं, जेड सेम नहीं हो सकता। क्यों भाई? अगर एटम चेंज करेंगे, बेटा देखो एटम चेंज हो रहा है ना, तो अगर एटम चेंज करेंगे तो एटॉमिक नंबर चेंज करेगा ही करेगा। तो आपको पता ही है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब सिग्मा तो सेम है, सिग्मा तो सेम है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, तो क्या हो रहा है, इधर से जेड इंक्रीज कर रहा है ना। अच्छा, जेड इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, फॉर आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का जो आयन है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आयंस के लिए क्या करें। ठीक, देखो जैसे हमने मान लो O-2, O-1, O+ लिया, तो ये क्या है, ऑक्सीजन एटम सेम है, उसके डिफरेंट आयंस हैं। अब देखो क्या है, जब तक एटम चेंज नहीं होता बच्चों तब तक एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में आए एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, जेड सेम है। क्या इलेक्ट्रॉन भी सेम है? नहीं भाई, देखो O-2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और O+ में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, जेड सेम है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो फिर से देखो, जेड क्या है, सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, अब चेंज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इधर से इधर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। तो बेटा इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो सिग्मा कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिग्मा कम हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो सेम है जेड। जितना ज्यादा इसको तुम कम करते जाओगे, जितना कम करोगे इसको, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो इधर से इधर आने पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इन दोनों को ध्यान से देखें तो अब ध्यान दो, जैसे जैसे हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा निगेटिव की तरफ हम लोग मूव करेंगे जेड इफेक्टिव कम होगा। तो ध्यान रखना, क्या बोल सकते हैं अपन, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज। लेकिन ध्यान रखना ये दो केसेस में ही वैलिड है। कौन सा केस, आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट, तब ये फार्मूला वैलिड है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा तब ये रिलेशन वैलिड है। ठीक है, ये बोल सकते हैं आराम से कि चार्ज से ही काम चल जाएगा। चार्ज देखा कि भैया चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव को ज्यादा कर दिया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव को ज्यादा कर दिया, निगेटिव चार्ज ज्यादा है जेड इफेक्टिव कम कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट सबसेल ऑफ सेम सेल। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जिसको रिपल्शन करना है, जिसको सिग्मा प्रोवाइड करना है, अगर वो सेम सेल के डिफरेंट सबसेल में रहे तो उसके रिपल्शन का ऑर्डर कैसा आएगा।
ठीक है, तो आप देखते हैं। तो बेटा जो ऑर्डर आता है वो यही ऑर्डर आता है, ये सिग्मा का ऑर्डर यही है। ठीक है, ये किसका ऑर्डर है बेटा? ये सिग्मा का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? ये सिग्मा का। ठीक है, ये सिग्मा का ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, अब तो ध्यान रखना बेटा। अब देखो क्यों ऐसा हुआ। देखो ये एस सबसे ज्यादा सिग्मा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। मतलब अगर एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका रिपल्शन बाकी इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा है, यही कहने का मतलब होता है सिग्मा का ना। ठीक है भाई, ऐसे ही पी का, डी का, और तो अपन एस और पी को गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला बोलते हैं अपन, और डी और एफ को पुअर शील्डिंग वाला बोलते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला बोलते हैं। अब सोचते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। देखो अगर हम एस से एस का साइज शेप देखें, एस का क्या देखें? शेप क्या होता है बेटा? इसका शेप, इसका शेप होता है, क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। पी क्या होता है? डंबल। ये डी ऑर्बिटल डबल डंबल, और ये कॉम्प्लेक्स होता है इसका शेप। ठीक है, अब क्या करें, जब हम इधर से उधर जाते हैं, आप ध्यान रखना बेटा, इधर से जाने पर जो साइज होगा ऑर्बिटल का वो इंक्रीज करता रहेगा। कैसे? एरिया वाइज अगर देखें तो ये इंक्रीज करेगा। आप समझते हो, जो सरफेस एरिया होता है स्फेरिकल शेप का, सरफेस एरिया वो कम होता है। तो हम लोग जैसे जैसे स्फेरिकल एरिया से इधर जाएंगे, हमारा जो क्या बोलते हैं ऑर्बिटल की जो साइज है, ऑर्बिटल की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, एरिया वाइज ऑर्बिटल साइज इंक्रीज करती जाएगी। ठीक, अब अगर ऑर्बिटल की साइज बड़ी हो गई तो क्या होगा? हम लोग बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स गेटिंग मोर डिफ्यूज। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, ऑर्बिटल्स ज्यादा डिफ्यूज होंगे, मतलब फैल जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? अगर ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी, ऑर्बिटल डिफ्यूज हो गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसमें क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ऑर्बिटल में, ठीक है, तो होगा क्या? तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो रिपल्शन फॉर अदर इलेक्ट्रॉन, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक, एंड दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ सिग्मा आल्सो डिक्रीजेस। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्या? एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों डेफिनेशन देखो, थ्योरेटिकल डेफिनेशन वो ये होता है कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, और फ्यूचर में आप जब कोई चीज कंपेयर करोगे एटॉमिक रेडियस तो भी हम इसका हेल्प ले सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा थ्योरेटिकली, कि कोई एटम लिया हमने, ठीक है, मान लो कोई आइसोलेटेड एटम लिया, और उसका जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आइसोलेटेड एटम का रेडियस कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब एटम के आइसोलेटेड फॉर्म का रेडियस निकालना बड़ा दिक्कत भरा काम होता है। व्हाई? क्योंकि एटम इतना रिएक्टिव होता है कि पहले तो आपको आइसोलेटेड स्टेट में मिलेगा ही नहीं, वेरी रिएक्टिव। दूसरी चीज, एटम बहुत स्मॉल होता है, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, तो उसकी वजह से भी प्रैक्टिकली आइसोलेटेड एटम का रेडियस निकालना मुश्किल होता है। एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, तो देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट कैलकुलेट व्हाट द एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसोलेटेड एटम। ठीक है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफिकल्ट, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो बच्चों, आपको एज्यूम करना पड़ेगा एटम को किसमें? कंबाइंड स्टेट में, और अपनी डेफिनेशन भी बनानी पड़ेगी, और अपना एस्टिमेशन भी जो रेडियस का करना है वो भी आपको कंबाइंड स्टेट में ही करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल देखो यहां पर लिखा भी है कि एटॉमिक रेडियस इज प्रैक्टिकली एस्टिमेटेड फ्रॉम बॉन्डेड स्टेट ऑफ द एटम। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली क्या किया। दो एटम लिया जो बॉन्डेड स्टेट में है, आपके सामने है। आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको अपन बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर लीजिए। ठीक है, पहले तो एटम को बॉन्डेड में किया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखा, उसका हाफ कर दो, यू विल हैव एटॉमिक रेडियस। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू सेम बॉन्डेड एटम्स। ठीक, अच्छा जी। अब बच्चों टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर।
आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो अगर फोर्सेस डिफरेंट टाइप के हैं तो जाहिर सी बात है कि रेडियस में कई टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मेन टाइप जो रेडियस है उसको देखते हैं। तो उसमें क्या है भाई, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस और वॉन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस जब तब कैलकुलेट किया जाएगा, तब एस्टिमेट किया जाएगा जब कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। जब मेटालिक बॉन्ड है दो एटम के बीच में, ठीक है, तो मेटालिक रेडियस। और जब वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है, वीक फोर्सेस है, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वॉन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या क्या देखो यहां पर क्या हमने ले लिया, देखो सब जगह देखो d1/2, यहां पर आर मेटालिक d/2, d2/2 और d3/2 किस में हो जाएगा, आर वॉन डेर वाल्स में। सब जगह डेफिनेशन वही है, इंटरवल डिस्टेंस बाय 2। तो फिर डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस में। तो फोर्सेस अगर मान लो एटम बहुत क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, जैसे यहां ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एटम क्लोज जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो रेडियस छोटा हो जाएगा। और एटम अगर दूर है, नॉन बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, इंटरवल डिस्टेंस, तो रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा। तो हाईएस्ट रेडियस किसका होगा बेटा, वॉन डेर वाल्स रेडियस। और स्मॉलेस्ट रेडियस अगर इन तीनों में देखा जाए तो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस, ठीक। और मेटालिक क्या होगा, वॉन डेर वाल्स से कम और कोवेलेंट से ज्यादा, क्योंकि ये बीच का नॉन, देखो ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है, ये बस टचिंग कंडीशन है। तो टचिंग कंडीशन वाले का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा, किससे, कोवेलेंट से। लेकिन वॉन डेर वाल्स से कम रहेगा, क्यों, वॉन डेर वाल्स में तो नॉन बॉन्डेड कंडीशन है, नॉन बॉन्डेड कंडीशन है तो डिस्टेंस ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो रेडियस का जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑर्डर आ गया। अब बच्चों कोवेलेंट रेडियस के बारे में दो केसेस ध्यान देने वाली है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और एटम बॉन्डेड जो है वो सेम है, ठीक है, ठीक, तो जो उनका मान लो बॉन्ड लेंथ है, जिसको इंटरनल डिस्टेंस को कोवेलेंट बॉन्ड वाले केस में बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो उनका बॉन्ड लेंथ होता है वो उनके रेडियस का सम होता है, अगर एटम सिमिलर है मतलब, ठीक। लेकिन अगर एटम डिसिमिलर है, और डिसिमिलर है तो जाहिर सी बात है उनके ईएन में चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस आएंगे तो वहां पर हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उसमें थोड़ा चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, देखो कितना कम हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो सम ऑफ रेडियस से इतना कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 0.09 डेल्टा ई, ठीक है। तो फॉर्मूला ओवरऑल क्या आएगा, DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। डेल्टा EN मतलब EN डिफरेंस बिटवीन A एंड B। दिस फॉर्मूला इज नोन एज शूमेकर एस्टिमेशन फॉर्मूला।